Hello dear Chintus and Chinties, welcome to the day 1 of the GNG 3.0. So I hope आप जब इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इससे पहले आपने शुरू की जो हमारी आज की 3 वीडियोस थी वो बहुत अच्छे से देख ली होगी बेटा. नाउ इज द टाइम फॉर वीडियो नंबर 4 ऑफ डे नंबर 1. सो इस वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? बच्चों के सबसे बड़े पेन के बारे में. बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि अप्लाइड मैथ्स कहाँ है, अप्लाइड मैथ्स कहाँ है. सो लो आपने कहा और हम यहाँ आ गए. तो बेटा शुरू करेंगे आज अप्लाइड मैथमेटिक्स को और आने वाले 30 दिनों में कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से हम लोग अप्लाइड मैथ्स को कवर कर सकते हैं, जितना ज्यादा पोर्शन हम लोग कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हम लोग 100% कवर करने वाले हैं, बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस करा सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजों को हम टच कर सकते हैं, वो हम लोग कोशिश करने वाले हैं. तो यार सब्जेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि सर कौन हो, क्या करते हो, कैसे पढ़ा रहे हो. तो बेटा मेरा नाम राघव है एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, मी अलॉन्ग विद वन मोर फैकल्टी. हम दो लोग आपको मिलके अप्लाइड मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाने वाले हैं आने वाले 30 दिनों में. तो पर्सनल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो यार आपकी जगह पे जब था तो मेरे 12th में 100 आउट ऑफ 100 थे. तब अप्लाइड नहीं होता था, तब कोर होता था. तो खुद भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है और मैथ्स से यार बचपन से प्यार है. जब से शुरू करी है जर्नी, चाहे 10th का 10 CGPA हो, चाहे 12th का 100 आउट ऑफ 100 हो, उसके बाद भी जितने हायर एजुकेशन में हमने चीजें करी हैं, हर जगह मैथ्स में फुल ही आया है. और मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी जर्नी रही है ये आपकी जर्नी बने एंड मेरे साथ मिलकर आप भी अगले 30 दिनों में ये इंश्योर करो कि बेटा आपके भी 12th में 100 आउट ऑफ 100 आए, जहां पर 80 मार्क्स तो हम लोग इंश्योर करने वाले हैं रिटर्न पेपर से और 20 प्रैक्टिकल तो यार तुम फोड़ ही दोगे. तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी एनर्जी के साथ. एनर्जी अभी डाउन नहीं होनी चाहिए बेटा, चाहे चौथी वीडियो है, लेकिन तुम्हें 30 दिन तक रोज सारी वीडियोस पे बने रहना है हमारी जीएनजी की. और जितना कहा जाए, जैसा कहा जाए, उतना करना ही करना है. उससे ज्यादा जितना मर्जी कर लो, बट जितना कहा गया है वो तो करना ही करना है. रोज वीडियो पे आना ही आना है, देखनी ही देखनी है, और जितनी चीजें बताई गई हैं वो करनी ही करनी है. चलो बेटा, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स की जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो. जितने बच्चे नए हैं, जितने बच्चे ऑलरेडी 3 वीडियोस देख चुके हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस जरूर लगा देना. लिख देना भाई हम प्रेजेंट हैं और हम बैठे हुए हैं. चलो जर्नी शुरू करते हैं. आने वाले 30 दिनों में हम लोगों को ये पूरे सब्जेक्ट को फोड़ना है. तो मेरे साथ आज ही ये वाला पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ले लो कि सर आप जैसे जैसे बता रहे हो वो चीजें जितनी जितनी जैसे जैसे हम लोग करेंगे. अगर कहा गया है कि इसके सवाल करके आने हैं, ये पढ़ के आना है, तो वो पढ़े बिना अगले दिन क्लास में नहीं बैठेंगे. तो अगर आप ये रेजोल्यूशन दे रहे हो तो देन आपको कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 स्कोर करने में. तो चलो इसी के साथ लेट्स बिगिन. तो बेटा अगर मैं अप्लाइड मैथ्स की आपसे बात करूं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है. बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है इसमें, मैथ्स से ही डर लगता है. अप्लाइड का मतलब जनरली मैथ्स से डर लगता है. मैथ्स मुश्किल नहीं है बेटा. बस क्या है कि आपका पेन चलना चाहिए. जो बच्चे इस सब्जेक्ट को लेक्चर वाइज ले रहे हैं कि टीचर ने पढ़ाया, हमने सुना, बात खत्म हो गई, चैप्टर समझ में आ गया, इस अप्रोच से मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला. आई नो अकाउंट्स में भी इस अप्रोच से आपका कुछ नहीं होता है, बट स्टिल मैथ्स और अकाउंटेंसी दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिस मांगते हैं. मैथ्स में तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस है 100%. अकाउंट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, वो तो रजत सर भाई करा रहे हैं, तो उस पर तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा. तो वो तो आप और रजत सर और आपके 100 नंबर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा. मैं मैथ्स में अगर बात करूं आपकी, तो उसमें बेटा आपका पेन चलना जरूरी है. तो डे 1 से ही इंश्योर करना जो जो चीजें हम अब करेंगे उसमें पेन जरूर चलाना. जो चीजें मैंने बताई हैं वो भी कोरे कागज पर लिख कर देखो कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 जैसे मैंने लिखा है, तो अच्छा आपके हाथ से भी लॉजिकली वो चीजें बैठनी चाहिए. तो अप्लाइड मैथ्स में शुरू करने से पहले बेटा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज की रिटर्न एग्जाम में कैसे कैसे आपके चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहां कहां से कितने कितने मार्क्स का आपको पोर्शन आता है. क्यों इस चीज की चर्चा करने की जरूरत है हमें? इस चीज की चर्चा इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि भाई प्लानिंग बहुत जरूरी है. कुछ बच्चे टारगेट करते हैं कि यार मेरे को पूरे लाने हैं. ठीक है, आई नो आप सभी टारगेट कर रहे हैं, आपको पूरे लाने हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजिकली पढ़ना बहुत जरूरी है कि भाई अगर ये 15 नंबर का मेरा पोर्शन है तो इसको मेरे को बहुत अच्छे से ज्यादा समय लगाकर करना है. अगर ये मेरा 5 नंबर का पोर्शन है तो इसमें बहुत सारे दिन जाया नहीं करने हैं कि मेरा बाकी का छूट जाए. तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है. इसलिए समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज कितने मार्क्स की आती है. आपको स्मार्ट वर्क भी करना है साथ साथ.
तो अगर मैं यूनिट वाइज वेटेज की बात करूं बेटा, तो नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, ये आपका 11 नंबर का आने वाला है। बहुत बेसिक सी चीज है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा चैप्टर के बारे में, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक बेसिक फंडे इसमें, बोर्ड्स, अपस्ट्रीम्स, डाउनस्ट्रीम्स, पाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मॉड्यूलर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा साल भर में, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा याद आएगा अगर क्लास में बैठे होगे आप, ठीक है। तो नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस में ये सब चीजें होती हैं आपकी बेसिक बेसिक, बहुत आसानी से आप ये 11 नंबर बना सकते हो अगर आपने बेसिक बेसिक फंडे समझ लिए इसके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा अलजेब्रा की। 10 नंबर का आपका ये आता है एंड इजीएस्ट टॉपिक मैं कहूंगा। इसमें हमारा क्या होता है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होता है। आज भी हम अलजेब्रा से ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है, बट ये थोड़ा सा ना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो बेटा दो तरह के आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं। एक तो है कि आप रिलेट कर पाओगे कि अगर प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, उसको आप इंग्लिश से इंटरप्रेट कर पाओगे कि अच्छा ईएमआई निकालनी है, अच्छा बैंक में भी ईएमआई निकाली जाती है, लोन्स होते हैं, सब कुछ रिलेट होगा। एक हो गया इस तरह का सिलेबस। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रोसीजरल है, यानी कि जैसा बताया गया वैसा है और वैसा याद रखना है, उसे उसी तरह से करना है। कुछ चीजों में आपको लगेगा कि सर समझ तो आ गया लेकिन रिलेट नहीं हो पा रहा, जैसे ईएमआई हो गया, बॉन्ड का वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, परपेचुइटी की कैलकुलेशंस हो गई फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, तो वो सब तो समझ आता है कि अच्छा रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है। तो हम अगर अलजेब्रा की बात करें तो इसमें सारा पोर्शन रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होगा, बट कुछ कुछ पोर्शन होगा, बट वैसे बहुत ईजीएस्ट है, ठीक है। 10 नंबर का ये आने वाला है। थर्ड है हमारा कैलकुलस, 15 नंबर का। भाई साहब देख लो, दो ऐसे एरियाज हैं, कैलकुलस और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, दो 30 नंबर बनाते हैं आपके 80 में से। तो कैलकुलस अपने आप में एक तो बड़ी यूनिट है, बहुत सारा पोर्शन है इसमें, बहुत सारा प्रैक्टिस मांगता है ये, और दूसरा आपका ओवरऑल 15 नंबर का ये वेटेज रखता है। तो इस पे बेटा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, देखो, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये मुश्किल है, आसान है, सब आसान है ऑल दो, बट जिसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा वो आपको कैलकुलस में थोड़ा सा पेन ज्यादा चलाना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस 10 नंबर का है, इजी टॉपिक है। 11th क्लास का थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी याद कर लेना कि अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होता था, रैंडम इवेंट क्या होता था, सैंपल क्या होता था, स्पेस क्या होता था, कार्ड्स क्या होते थे, वो सब कहानी थोड़ी थोड़ी याद आनी चाहिए, मैं रिमाइंड भी करा दूंगा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 5 नंबर का है, थ्योरेटिकल सा थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, लास्ट में करेंगे इसको, एक लेक्चर नहीं तो 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। इजी मार्क्स हैं 5 नंबर, बहुत ज्यादा मैथ्स इसमें, टिपिकल मैथ्स नहीं लग रहा है, कहानी ज्यादा है, कहानी सुना देंगे आपको, आपको भी लिख कर आनी होगी कुछ जगह पे तो वो हो जाएगा। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं कहूंगा मैं इसको, समझने वाला है, रियल लाइफ में समझ पाओगे आप कि कैसे इन्फ्रेंस निकाला जाता है। तो इसमें भी पॉपुलेशन, सैंपल, कुछ चीजें होती हैं, समझेंगे। टाइम बेस्ड डेटा इज अनदर टॉपिक, छोटा सा 6 नंबर का टॉपिक है, छोटा है, अच्छा है, इजीली हो जाएगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अब उसके बाद 15 नंबर का ये पोर्शन है बेटा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। दिस इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कैलकुलस था हमारा, उसी तरह से फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो बच्चे सीए के लिए जाना चाहते हैं फ्यूचर में 12th के बाद, तो सीए में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मिलने वाला है। तो आप समझ लो कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको इतना हैवी रखा गया है। रियल लाइफ में आप रिलेट कर पाओगे, इसमें हम परपेचुइटी, एन्युइटी, सिंकिंग फंड्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम लोग करने वाले हैं इसमें। लास्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, 8 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर, मतलब 2-3 फंडे हैं, ढंग से समझ लिया तो बस हो गया। सब क्वेश्चन उसके जैसे ही सॉल्व होने हैं, कहानी को मैथमेटिकली लिखो, ग्राफ बनाओ, काम निपटाओ। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये बहुत इजीली आप सुलटा पाओगे बेटा, यानी कि खत्म कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द वेटेजेस। थोड़ा सा अगर आपको मैं आइडिया दूं तो हम लोग अलजेब्रा से शुरू करने वाले हैं, देन विल मूव टू कैलकुलस। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को फील होगा कि यार कहां पे ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, कहां पर बच्चों को ज्यादा समझ देने की जरूरत है, मैं अकॉर्डिंगली कॉल लूंगा। तो शुरुआत हम लोग अलजेब्रा एंड कैलकुलस पोर्शन को खत्म करने से करेंगे। तो फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अलजेब्रा पोर्शन के बारे में। क्या है सर अलजेब्रा पोर्शन, क्या करना है इसमें, कैसे कैसे करना है अलजेब्रा की। बेटा अगर मैं बात करूं तो हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है हमारे अलजेब्रा पोर्शन में। उसमें अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स और सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल है,
इजी भाषा में बताऊं तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, कितने तरह की होती हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं उनको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए आपको मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय इस पर खराब नहीं करना है, बस समझ लो कि ये पढ़ना है भाई। अब काम की बात पे आते हैं, क्या होती है मैट्रिक्स। यहां से हमारे पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू। क्या होती है मैट्रिक्स? तो बेटा आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप जब स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा नीचे जब असेंबली लगती है स्कूल शुरू होने से पहले, तो लाइन में बच्चे खड़े हुए होते हैं कि 6th क्लास की लाइन है, ये 7th क्लास की लाइन है, ये 8th क्लास की लाइन है, ये 9th क्लास की लाइन। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है बच्चों का, है ना। पीछे क्लास टीचर्स खड़े होते हैं, कुछ बच्चों के आगे खड़े होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अगर मैं ऊपर ड्रोन से ऑब्जर्व करूं तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाओगे आपकी, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में बच्चे खड़े हैं, सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ उस ड्रोन पर बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ कि वो जो चिंटू खड़ा है वहां बीच में, वो कहां पे है, मतलब अगर आपको बताना पड़े कहां पे। एक तो तरीका यह है कि सर वो खड़ा है, अब मैंने बोला कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, अब मुझे बता वो कहां पर था, तो आप कैसे लिखोगे उसको, कैसे समझोगे? तो आपको उस पूरी अरेंजमेंट को कहीं पर लिखना आना चाहिए ना, और कुछ तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए उसकी कि मैं समझा पाऊं या आप मुझे समझा पाओ कि उसकी पोजीशन ये थी उस पूरे एरिया में। तो बस इतनी सी ही बात है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है बच्चों। अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर, जहां पर एक पर्टिकुलर लोगों को, जैसे मैंने अरेंजमेंट बताया ना आपको कि असेंबली में बच्चे खड़े हैं, वैसे ही नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई इक्वेशंस हो सकती हैं। उन पर्टिकुलर इक्वेशंस या नंबर्स को अरेंज करने को जो एक एरे बनाया गया, उसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल मैं भी आपको लिखकर भी बताऊंगा, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। A rectangular array or table of numbers, symbols, expressions, functions when arranged in rows and columns is known as matrix. Each member of this arrangement is called element of a matrix. वो जो बच्चा है वो उस पूरे अरेंजमेंट में एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब है मेरा? मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताता हूं बेटा कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो खुल जा भाई खुल जा। यस, देखो जैसे मैंने आपको बेटा अरेंजमेंट बताया ना एक, अब मान लो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4, बच्चा 5, ठीक है, बच्चा 6, बच्चा 7, बच्चा 8, बच्चा 9, बच्चा 10। भाई ऊपर ड्रोन से तो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा ना फोटो आपको। तो अगर इस पूरे पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ऐसे करके लिख दूं और इसको कुछ नाम दे दूं ए, तो ये मेरी एक मैट्रिक्स कहलाती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, अब उसमें मान लो कि मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को स्पॉट करने को बोला आपको, तो आप कैसे स्पॉट करोगे वो हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी समझने की बात सिर्फ ये है कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये कोई और अरेंजमेंट भी हो सकता था, ये आप इस तरह से लिख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4, सिर्फ 4 ही बच्चे खड़े हैं इस तरह से अरेंजमेंट में। इस तरह से हम लोग उसको क्लोज कर दें तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि एक अरेंजमेंट, ये एक मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। और आप चाहे इसकी बात करो B1 की, B3 की, B2 की, B4 की, ये सब क्या है? ये सब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। वापस चलते हैं, ठीक है जी, वापस चलते हैं अगली बात पे। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस 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 दिस। चलो ये मैं आपको समझाता हूं, कहानी से आपको कुछ समझ ज्यादा आने वाला नहीं है। तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों मैट्रिक्स को? ठीक है, फिर बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो आप एक कहानी समझो कि जब हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको यह समझ आना चाहिए कि रो और कॉलम क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। यानी कि ए अगर मैं लिखूं, अच्छा कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं मैट्रिक्स को, ए बी सी डी ई एफ एनीथिंग। अगर कैपिटल में लिखा है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स है। ए बराबर, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, एक पर्टिकुलर तरह से रखे गए हैं
1 यहीं पे है तो इसकी वैल्यू है कि यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे कि 2 1 3 4 5 6, तो ये और ये दो अलग अरेंजमेंट हैं, यानी कि ये और ये दो अलग मैट्रिक्स है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अरेंजमेंट मैटर करता है कि कौन सी चीज कहां लिखी गई है। अब अगर मैं इसमें ही थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूं तो आप ध्यान से समझो, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे को, दिस इज रो 1, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रो 2, और होती तो एज सो ऑन रो 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रोज बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। तो एच आर से आप याद रख सकते हो, एच आर बच्चों को अक्सर याद रहता है कि हॉरिजॉन्टली हम रोज को देखते हैं। तो ये हमारी 1 2 3 एक रो है, ये दूसरी रो है। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, कॉलम क्या होते हैं बेटा, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो इसको हम C1 बोल सकते हैं शॉर्ट में, C2 बोल सकते हैं एंड C3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो VC एंड HR, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकली हम लोग कॉलम्स को देखते हैं और हॉरिजॉन्टली हम लोग रो को देखते हैं। तो मैंने आपसे छोटी सी बात करी थी कि बेटा अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को लोकेट करना होगा तो कैसे करोगे, तो उसका जवाब है कि सर हम लोग रो और कॉलम की हेल्प से लोकेट कर देंगे। यानी कि मैंने आपको बोला कि चलो अब इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में बताओ कि 5 जो है उसको कैसे लोकेट करोगे। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं इस 5 की बात करूं तो ये क्या मेरा सेकंड रो का एलिमेंट है, क्लियर है। जो 5 है वो एक तो रो 2 का एलिमेंट है, और क्या 5 कॉलम 2 का भी एलिमेंट है, हाँ कॉलम 2 का भी एलिमेंट है। तो क्या इतनी बात अगर मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रो 2 और कॉलम 2 में जो बंदा था वो 5 था, तो क्या मैं लोकेट कर पाया। सो दिस इज द फंडा कि आपको रो और कॉलम की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि मैट्रिसेस क्यों पढ़ना है, मैथ्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है, बताना जरूरी है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जो पूछा जाएगा वो ये चीज है, ये समझो, रो कॉलम का पूरा फंडा समझो कि क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जब आपको रो और कॉलम समझ में आ गया तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे ये था ना, तो हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है। वो क्या होता है, तो इसको अगर मैं लिखूं AIJ और इस तरह से लिख दूं, और यहां पर लिख दूं M क्रॉस N, तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करता है। आई नो आपको ये चीज समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे क्या लिख दिया आपने, तो ध्यान से समझो कि हर चीज का महत्व है बेटा। कैसे महत्व है उसको समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो ये तो मैट्रिक्स है ही, डिनोट कर रहे हैं हम, ये इसको बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिख देता हूं, आई होप आप समझ जाओगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें आई जे का क्या मतलब है, स्मॉल ए का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी बात हो रही है, ठीक है। आई का मतलब होता है कौन सी रो, जे का मतलब होता है कौन सा कॉलम, ठीक है जी। ये चीज आपको समझनी है कि ये इस तरह से लिखा जाता है। एम और एन की अगर मैं बात करूं बेटा, एम क्या होता है, उस मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी हैं, और एन क्या होता है, उस मैट्रिक्स में टोटल कॉलम्स कितने हैं। अगर इतनी कहानी आपको पता है तो आप काफी अंदाजा लगा पाओगे कि मैट्रिक्स किस तरह की दिखती होगी। पूरे एलिमेंट्स नहीं बता पाओगे बट इतना अंदाजा लगा पाओगे कि कैसी दिखती होगी। अब समझो जो हमारा एग्जाम्पल था उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल उठाया था, दोबारा लिख लूं 1 2 3 4 5 6। तो भाई हमारा जो एग्जाम्पल था वो था ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल था हमारा। तो इसमें मैं टोटल रोज की बात करूं तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कितनी रोज हैं इसमें भाई, 1 2 3 रो 1 4 5 6 रो 2, क्या 2 रोज हैं बेटा।
ठीक है। सिमिलरली कॉलम कितने हैं, 1 4 एक कॉलम, 2 5 2 और 5 दो कॉलम, 3 और 6 3 कॉलम, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। तो इसको क्या मैं, इसको 1 सेकेंड, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है। मैंने आपको बोला ना m क्रॉस n का क्या मतलब है, m क्रॉस n का मतलब है कितनी रोज कितने कॉलम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये 2/3 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। अब अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, स्मॉल a i j मैंने लिखा था ना, तो आई जे की अगर आप मुझे वैल्यू दोगे तो मैं बता दूंगा उसकी अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रही है इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि A12 बता दो मुझे, 1 सेकेंड, मिट जा, यस, A12 क्या है, तो मैंने आपको बोला आई का मतलब कौन सी रो, जे का मतलब कौन सा कॉलम उस मैट्रिक्स के अंदर, स्मॉल A12 का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि हमने ए आई जे से इसको रिप्रेजेंट करा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर आने वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो क्या ये मेरा पूरा R1 है, क्योंकि R2 R1 R2 अभी ऊपर दिखाया। सेकंड कॉलम क्या ये मेरा पूरा कॉलम 2 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या ये एलिमेंट आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ गए फंडा। अब मैं आपसे पूछूं A31 बता दो, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बच्चे ढूंढ रहे हैं थर्ड रो कहाँ है, इसमें तो 2 ही रो है, तो ये भैया डिफाइन ही नहीं होता। समझे, इससे एक चीज समझ में आती है आपको कि जो i की वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर टोटल नंबर ऑफ रोज तक ही जा सकती है, जो j की वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तक ही जा सकती है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करने का कोशिश करो भाई। मैं i या तो 1 लूंगा, अब i 0 बोलूं तो 0 रो तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट रो तो कम से कम चाहिए ना मुझे, तो फर्स्ट रो यानी कि इक्वल्स टू इसलिए रखा 1 हो सकती है या फिर 1 से ज्यादा हो सकती है। अब ज्यादा कहां तक हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ रोज तक हो सकती है, कि अगर इसमें 2 ही रो हैं तो i की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं जा सकती, 2 पे रुकना पड़ेगा। जैसे मैंने A31 लिखा, थर्ड रो ही नहीं है, मैं एलिमेंट कैसे बताऊं, नहीं बता सकता। तो इसलिए ये एक फंडा है, आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा, बहुत बच्चे डर जाते हैं इस शक्ल को देख के, कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सा फंडा है। सिंपल बात कहना चाहता है वो कि i की वैल्यू 1 और m के बराबर भी हो सकती है और इनके बीच में रहेगी। m और n का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। उलझाता है, m लिख देगा, n लिख देगा, i लिख देगा, j लिख देगा, सिंपल कहानी समझो किसका मतलब क्या है। और ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, i और j ही आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब एक और मुद्दे की बात सुन लो, बहुत इजी सी, यहीं पर फिर हम लोग अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। वो क्या है, वो ये है कि इस पर्टिकुलर चीज को यानी कि m क्रॉस n को, जो मैंने ऊपर जनरल मैट्रिक्स में लिखा था, इसमें m क्रॉस n को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर कल को वो आपसे पूछे कि मुझे बताओ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो आप उसको बोलोगे कि भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 2, कॉलम कितने हैं 3। कुछ बच्चे कहेंगे भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 6, बवाल हो जाएगा, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना। ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको पढ़ा जाता है 2/3 से, ये मल्टीप्लाई नहीं है। इसको अगर आपने 6 लिख दिया तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये ऐसा ही लिखना है, ये प्रेजेंटेशन है, इसे ऐसे लिख के आना होता है, मल्टीप्लाई मत करना। ये वो बचपन वाला गुना नहीं है कि 5 × 2 = 10, वो नहीं,
इसे से आपको आइडिया लगता है, अगर आपको ऑर्डर गिवन है तो आपको पता लगता है कि मेरी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो आई होप आपको ऑर्डर का फंडा समझ आ गया, ये समझ आ गया कि आई जे क्या होता है, कौन सी रो कौन सा कॉलम। जनरल एलिमेंट समझ आ गया आपको कि कैसे लिख सकते हैं। क्यों मैं इसको जनरल एलिमेंट बोल रहा था बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे आई और जे बता दोगे वैसे वैसे मैं सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दूंगा। क्या का मतलब हुआ मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब हुआ, ध्यान से देखना, कि सर आपने मुझे मैट्रिक्स दे दी पूरी, ए मैट्रिक्स ये है, आई की वैल्यू आप मुझे बता दो, जे की वैल्यू बता दो, मैं इस मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट बता दूंगा। मैंने कहा अगर तू आई को 1 रखता है और जे को 1 रखता है तो तू निकाल दे ए आई जे। अगर तू आई को 2 रखता है, जे को 1 रखता है, तो निकाल दे ए आई जे। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट पूछ सकता है, उसको आई और जे की वैल्यू बतानी है और आपको वो छांट के बता देना है कि आई का मतलब कौन सी रो, जे का मतलब कौन सा कॉलम। भैया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो तो ये हो गई, पहला कॉलम ये, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया ना 1। ये रो 1 में है एंड कॉलम 1 में है, पहली रो पहला कॉलम, 1 इज योर आंसर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 हमारा इसका आंसर। इस तरह से आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट पता होने की वजह से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, कोई भी एलिमेंट आप इसका निकाल सकते हो। अब आ जाओ वापस हमारी स्लाइड पर, देखते हैं क्या कहानी सुना रहा है स्लाइड में। बोलता है मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ कैपिटल इंग्लिश लेटर ए, मैंने आपको बता दिया, ए आई जे, वेयर ए आई जे इज द एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो का मतलब कोई रो, कौन सी रो, और jth कॉलम का मतलब कौन सा कॉलम। तो ए आई जे में जो ये सबस्क्रिप्ट में आई जे लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट जो ए है ये कौन सी रो और कौन से कॉलम का हिस्सा है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड साइज ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया बेटा कि ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर इसमें कितनी रोज हैं, बाय या फिर क्रॉस नॉट मल्टीप्लाई, इसमें कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर का डेफिनेशन। उसके बाद कहता है डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अरे बाबा कुछ भी नहीं है, डायगोनल और नॉन डायगोनल देख लो, डायगोनल और नॉन डायगोनल देख लो। ये मेरी मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 रोज हैं इसमें, 3 कॉलम है, आपको दिख रहे होंगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये दिखने चाहिए। अब बेटा देखो ये तो दिखने चाहिए, अब हम क्विकली चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, तो ये दिखने चाहिए आपको कि जो मैंने बताया कि कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं, 3 रो 3 कॉलम आपको दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो पीछे वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, ठीक है। तो इसमें आपके 3 रोज 3 कॉलम है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चा कहेगा सर इधर वाला भी डायगोनल है, नहीं, मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, इसको डायगोनल मत बना देना, सिर्फ यही वाला है, ठीक है। अच्छा यहां से ना एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, और अच्छे से अगर समझना हो तो क्या मैं जनरल एलिमेंट जो मैंने लिखा था ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, चलो ये तो कोई अदर मैट्रिक्स हो गई, बी ले लेते हैं, बी बराबर बी आई जे ऑफ ऑर्डर 2/2 उठाता हूं। अगर मुझे बिल्ड करनी हो मैट्रिक्स तो मैं कैसे बिल्ड करूंगा, बिल्ड करने का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स लिखना। पहले ये समझो इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। भैया इसमें 2 रोज हैं, टोटल रोज कितनी हैं 2, टोटल कॉलम कितने हैं इसमें 2। आई और जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बच्चों, आई और जे की वैल्यू अभी बताई थी, जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर, क्या ये इसे m बोल दूं, फिलहाल इसे n बोल दूं, यही पढ़ा है हमने। इसका ऑर्डर 2/2 है या m/n है या 2/2, जैसे मर्जी पढ़ो, अब आप समझ गए ऑर्डर क्या होता है। क्या आई की वैल्यू टोटल नंबर और रोज से जा सकती है, नहीं,
जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेके 2 तक, 1 या उससे बड़ा और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आई क्या क्या हो सकता है, 1 एंड 2। जे क्या क्या हो सकता है, 1 एंड 2। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, तो भाई या तो हो सकता है A 1 1, या हो सकता है A 1 2, या हो सकता है A 2 1, या हो सकता है A 2 2। इसके अलावा कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या आई और जे का, जब इनकी इतनी वैल्यूज ही हो? कुछ भी नहीं बन सकता बेटा। पहला उठाया दोनों के साथ मैप कर दिया, दूसरा उठाया दोनों के साथ मैप कर दिया, इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। टोटल 4 ही एलिमेंट इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ होंगे। अगर मुझे जनरल मैट्रिक्स लिखनी हो, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स अगर मुझे लिखनी हो, यहां पर बेटा एक चीज सही कर लेना कि ये ए मैंने लिखा है, देखो मैंने बी से डिफाइन करा है ना इसको, तो अगर यहां पे बी से डिफाइन करा है तो ये भी सब बी हो जाएंगे, तो इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर ए लिख रहे हो जैसा वो लिखेगा वैसा लिख देना, क्योंकि हमने सारा ए में डील करा था। अब ये जनरल मैट्रिक्स अगर हमने बी डिफाइन करी है तो आपको सब बी से डिनोट होगा, इसके एलिमेंट्स ये हैं तो बी से डिनोट होंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, B11 B12 B21 B22, ठीक है जी। अगर मेरे को बी मैट्रिक्स बनानी हो तो क्या बनेगी, 4 एलिमेंट, 2 रोज 2 कॉलम्स, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B21 एंड B22 चेक कर लो आप, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, ये मेरी क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी। कितने एलिमेंट निकले इसमें से, 1 2 3 4। कैसे कैसे बनाई सब समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब एक अच्छी बात पता चली बच्चों, यहां से मैंने अभी तुम्हें कहा था ना मल्टीप्लाई मत करना, वो मैंने इसलिए कहा था कि ऑर्डर को वैसे ही लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई मत करना। लेकिन अगर आपको जानना हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी मैट्रिक्स में, उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई करके जान पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अगर आपको ऑर्डर गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर गिवन हो किसी भी मैट्रिक्स का, कि कोई बी मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है, या फिर मैं इसको लिख दूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, फिर ऑर्डर ऑफ बी, अगर वो 2/3 गिवन है, तो इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं बच्चों, 2 रोज हैं इसमें टोटल, 3 कॉलम हैं, और कितने एलिमेंट हैं, 6, यानी कि 2 इंटू 3 बराबर 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो गिवन है वो 2/3 होगा। लिखते ऐसे हैं पर इसको पढ़ते कैसे हैं, 2/3, ठीक है। एलिमेंट्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है कितने रोज, इसका मतलब होता है कितने कॉलम्स। आई होप आपको ये सारे फंडे क्लियर हो गए। अगर आपको बेटा ये सारे फंडे क्लियर हो गए हैं तो आपको मैट्रिसेस का बेसिक्स आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। मैट्रिसेस का ये बेसिक है, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करी, ठीक है, कि डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना बेटा कि ये वाला डायगोनल होता है। अब ये तो सब समझते हैं कि डायगोनल किसे कहते हैं, हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारे कॉमन चीज है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स में देखो रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर आ रहा है, 1 1 2 2।
अगर 3/3 की भी होती ना तो 3 आपका बराबर आता। तो यहां से एक बात ऑब्जर्व करने की है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, जितने हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें i बराबर j होता है। आई जे कहां से आ गया सर? आई जे बेटा यहां से आ गया, मैंने आपको बताया था ना जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आई जे, ए आई जे, कौन सी रो कौन सा कॉलम, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये। चिंता मत करो, जब सवाल करेंगे तो और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए पहले ये समझो कि रो और कॉलम का जो नंबर है वो बराबर आता है। तो इस बात को हमें स्पेशली ध्यान रखना है। यानी कि अगर उसने इस मैट्रिक्स के लिए लिख दिया BII बराबर समथिंग, या फिर BII जो है उसका कोई फॉर्मूला दे दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा आई का मतलब कि रो और कॉलम दोनों आई है। आई का मतलब कोई भी नंबर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, रो और कॉलम सेम, तो समझ जाना आई और बराबर जे, रो और कॉलम का सेम नंबर मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट हो, AII हो, कोई ए मैट्रिक्स है तो, बी है तो BII है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? आई होप आपको यहां तक की कहानी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जो आपको लिखना है लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर हो गए। जो उस पर्टिकुलर डायगोनल के बाहर के हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। आगे हमें बात करनी है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, कितने तरह की मैट्रिसेस होती हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें क्लियर समझ आनी चाहिए कि क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है रो कॉलम, उसके एलिमेंट्स कैसे दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है IJ MN, ठीक है, वो सब समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो इसमें काफ़ी सारे तरह की टाइप्स होती हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये वो। इस कहानी को छोड़ो, मेरी कहानी सुनो। क्या बोल रहा है वो? 1 बाय 1 पकड़ते हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम को पकड़ते हैं पहले। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली टाइप अगर हम उठाएं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स। रेक्टेंगल जैसी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर जैसी ना दिखने वाली मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? रेक्टेंगल स्क्वायर तो समझते हो ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो रेक्टेंगल जैसी दिखे, इतनी बात आप पहले याद रखो। अब वो ऐसी दिख सकती है, इसमें कुछ भी नंबर लिख रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, जनरल है ये। वो ऐसी दिख सकती है, रेक्टेंगल जैसी दिख रही है ना। एक बार इनके ऑर्डर लिख लेते हैं, यहां साइड में लिख लेता हूं। कितनी रोज हैं इसमें? 3 भाई, रो 1, रो 2, रो 3 और 2 कॉलम। तो क्या इसका ऑर्डर हो गया 3/2? इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3? अब तो लिख दूं नालायको, अब तो समझ ही गए होगे कैसे लिखते हैं ऑर्डर। रोज कितनी है, कॉलम्स कितने, ऑर्डर आ गया। इसमें कॉमन बात आप समझ रहे हो, जिन जिन केसेस में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, या फिर अगर मैं जनरल ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं जहां पर हम M/N से डिनोट करते थे ना ऑर्डर को, जनरल वाला याद करो जो अभी दिखाया था, तो उसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि जहां पर M नॉट इक्वल टू N होता है वो मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। दिस इज इट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी।
अगली सुनो, अगली सुनो, स्क्वायर मैट्रिक्स सुनो। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब होता है, पहले बना के दिखाऊं स्क्वायर जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स? चलो एक बना देते हैं। C बराबर 0 0 0 0, रैंडम है बच्चों, ऐसे ही उठा रहा हूँ मैं नंबर्स, कोई स्पेशल नंबर्स नहीं है। D बराबर 1 2 3 8। क्या ये स्क्वायर जैसी दिख रही है? मतलब मेरी ड्राइंग छोड़ दो, वैसे बात करो, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बिल्कुल स्केल टू स्केल, बट क्या ये थोड़ी स्क्वायर जैसी दिख रही है ना आपको? प्रॉपर 2 2 2 2, या फिर चलो इसको और अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। डी को हम बना देते हैं ऐसा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखो बच्चों, क्या स्क्वायर जैसी दिख रही है ये दोनों? बिल्कुल दिख रही है। एक बार इनका ऑर्डर देख लें क्या है। क्या ये 2x2 ऑर्डर है? क्या ये 3x3 ऑर्डर है? क्या आपको ये लिखते ही कुछ कॉमन दिख गया? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर m बराबर n है, या फिर रोज का जो नंबर है वो कॉलम के नंबर के बराबर है? अब मेरी अंग्रेजी मत पकड़ लेना, मैंने ये नहीं कहा कि हर एक एलिमेंट का रो बराबर कॉलम है, मैंने कहा नंबर ऑफ पूरा लिख देता हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम क्या पढ़ लो, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जैसे दिखने वाली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगली टाइप क्या थी बच्चों हमारी? अगली टाइप होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में बताऊं, एक कॉलम की मैट्रिक्स, रो जितनी मर्जी हो, एक कॉलम की मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी लगे हाथ देख लो। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रो की मैट्रिक्स, हिंदी में ही लिख रहा हूं, भूलोगे नहीं। एक रो की मैट्रिक्स, एक कॉलम की मैट्रिक्स। ठीक है जी। कॉलम मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, रो एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। पहले कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखो। कोई ई मैट्रिक्स है, बताओ इसमें कितनी रोज हैं? अब ये यहां बच्चा अटकता है, बेटा भूलना नहीं है HR। HR का मतलब एक रो, दूसरी रो एंड थर्ड रो। HR हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम कितने हैं? VC। चलो एक ही बार चला पाऊंगा, अब आगे कैसे बढ़ूं, आगे कुछ है ही नहीं। यानी कि कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है, एक कॉलम 3 रोज, ये मेरी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगला एग्जांपल देखो। कितनी रोज? HR एक रो दो रो, टोटल कितनी रोज हैं? ये R1 हो गया, रो 1 रो 2। कॉलम कितने हैं? एक। ये भी मेरी कॉलम मैट्रिक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोज कितनी हो, अगर कॉलम एक है तो ये दोनों क्या हो गई? कॉलम मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल खुद लिख लोगे तुम लोग? कह रहे नहीं सर, आप बस लिखते चलो। देखो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लें, बहुत सिंपल है, अगर ये समझ आ गया तो वैसे लिख पाओगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। कोई भी ए मैट्रिक्स बना लेता हूं। अब ये मत कहना ए वो था आपने लिख दिया, भाई उसे भूल जाओ, ये एग्जांपल्स हैं। हर बार ए कुछ नया लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ए रट लेना है, ए का मतलब वो, भाई एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए इज रिप्रेजेंटेशन। ए का मतलब हो गया रो मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। देखो ध्यान से, एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों। बताओ कितने कॉलम है इसमें? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कितने रोज हैं इसमें?
सिर्फ एक ही रो है। अब बार बार ऐसे ऐसे करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। एच आर हॉरिजॉन्टल रोज एक ही निकल पा रही है। कॉलम कितने? वर्टिकल कॉलम 1, वर्टिकल कॉलम 2, वर्टिकल कॉलम 3। HRVC का फंडा याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख लो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। भाई दुनिया की जितनी मर्जी मैट्रिक्स लिख लो, रो मैट्रिक्स का मतलब एक रो होनी चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन। वापिस आ जाओ अब कहानी पे, कहानी सुन लो क्या लिखता है। ठीक है जी, कहानी सुन लो, कहानी 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 आजा। लो जी, ध्यान से समझो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमें पता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, हमको पता है। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो, एक रो होनी चाहिए फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हो, एक रो वाली रो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, कॉलम और रो जितनी मर्जी हो, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा आई होप आपको मेरी कहानी समझ में आ गई। ये चार टाइप अगर आपको समझ आ गए हैं तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो टाइप्स है ना बेटा, उसमें 3 टाइप्स हम पहले एक साथ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। ध्यान से समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बोला चलो जी समझते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा मैंने बोला स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और तीसरा मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि ये तीनों ही मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होती हैं। इनकी डेफिनेशन ही शुरू होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हैं, इनका स्क्वायर होना कंपलसरी है, तभी ये डिफाइन हो पाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। मैं आपको भी पढ़वा भी दूंगा कि पहले तो वो हो गई कहानी, अब ये तीनों स्क्वायर के अंदर आती है। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल नाम रखा है तो डायगोनल से रिलेटेड कुछ होगा, डायगोनल से रिलेटेड कुछ होगा। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। नॉन डायगोनल्स आर 0। मतलब बेटा ये कि फॉर एग्जाम्पल देख लो। डी मैंने कोई नाम दिया किसी मैट्रिक्स को, 3x3 की मैट्रिक्स है, या 2x2 की उठाते हैं। ये लो जी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ये कहानी अब समझ आनी चाहिए। 2x2, 2 गुना 2 4 टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। क्या मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल यही होता है? इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं बच्चों। डायगोनल इसे ही मानते हैं मैट्रिक्स में। ये वाला जो है ना, ये वाला हम डायगोनल नहीं बोलते। ठीक है, तो यहां इसको लिख लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। डायगोनल सिर्फ इसको बोलते हैं, दिस इज माय डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, और एक बात चलो बता रहा हूं, पता नहीं क्वेश्चन पूछ ले, कभी कहीं पूछ ले, 12th से बाहर पूछ ले, कि इसके सम को ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपने कहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस भी बोलते हैं। चलो देखो, भूल जाना जो, मतलब वो ट्रेस वाली बात आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो इफ यू वांट। आई एम नॉट श्योर वो आपके सिलेबस में पूछी जाती है या नहीं। नॉन डायगोनल्स आर 0। नॉन डायगोनल्स आर 0। चलो पहले नॉन डायगोनल्स की बात करते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल्स आर 0। अब इन जगहों पे कुछ भी हो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देखो, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, 2x2, 3x3, 4x4, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर होना जरूरी है। नॉन डायगोनल अगर 0 है तो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसको 1 2 कुछ भी हो सकता है। कोई और एग्जांपल ले लो डायगोनल मैट्रिक्स का, 3 4 0 0। ठीक है, 3x3 की उठा लो,
जितनी मर्जी लिखवा लो मेरे से, 1 2 3, बाकी सब 0। ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहलाएगी डायगोनल ही, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होती है। एक कॉमन चीज आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो बेटा, अगर आपको जनरल एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, यानी कि कौन सी रो कौन सा कॉलम, अगर मैं इसकी बात करूं 2x2 की बात करूं, 2x2 की अगर मैं बात करूं डी मैट्रिक्स की, तो स्मॉल डी 1 1 जो मेरा है, क्या वो 1 के बराबर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। स्मॉल डी 1 2 जो मेरा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या वो 0 के बराबर है? चेक करते रहना। स्मॉल डी 2 1 क्या मेरा 0 के बराबर है? और स्मॉल डी 2 2 क्या मेरा 2 के बराबर है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो, जो जहां पर कॉलम और रो का नंबर अलग अलग है वहां एलिमेंट 0 आ रहे हैं। अगर मैं जनरल एलिमेंट लिखूं और इसको ऐसे लिखूं तो क्या तुम समझ पाओगे? डी आई जे बराबर 0 व्हेन i is not equals to j एंड डी आई जे बराबर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो x लिख दो फिलहाल, व्हेन i बराबर j, कौन सी रो कौन सा कॉलम, वो वाले कॉन्सेप्ट से लिखा। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिसेस की जनरल परिभाषा हो गई? ध्यान से समझो, क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स की जनरल परिभाषा हो गई बच्चों, कि जब जब i j के बराबर नहीं है, यानी कि जब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी तो एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी, और जब जब i j के बराबर है तो एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये वेरिएबल है बच्चों, है ना, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एनीथिंग डजंट मैटर। जब जब i j के बराबर है तो कुछ है, वरना 0। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? आई होप आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है। ठीक है जी, ये था डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग एक बात समझ सकते हैं बच्चों, वो ये कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। बच्चे कहेंगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप? बेटा यही सत्य है। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने वाले हैं? यस। इसमें क्या खास है? ये कौन से खास तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है? ये उस खास तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही जैसे हैं। यानी कि k लिख देता हूं, k कोई जनरल है, वो 1 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 2 हो सकता है, लेकिन एक ही है। जैसे यहां पे तो बेटा 3 4 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, 1 2 लिख दिया। स्केलर मैट्रिक्स पता कैसी होगी? एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो स्केलर मैट्रिक्स कैसी होगी। अगर मैं s से डिनोट कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ ऐसी होगी। देखो 2 2 2, डायगोनल एलिमेंट सब एक जैसे, नॉन डायगोनल तो 0 ही होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। और ऑब्वियसली जब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है तो ये तो स्क्वायर होगी ही ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, 3 3 0 0। दिस इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। सो आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया। इसकी अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो जनरल डेफिनेशन डायगोनल वाली से ही समझ लें। क्या ये डायगोनल की थी ना? ये डायगोनल की थी ना? इसमें आप ये बात समझ सकते हो कि यहां पर मैंने वेरिएबल बोल दिया था ना x को, कि i j चेंज होगा तो x भी चेंज होता रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स में s से डिनोट कर रहा हूं, पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। स्मॉल s से इसके एलिमेंट्स अगर डिनोट कर दूं तो एस आई जे 0 रहेगा जब i नॉट इक्वल्स टू j है, लेकिन एस आई जे
कांस्टेंट लिख देते हैं या k के बराबर लिख देते हैं जब i बराबर j है, क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया कि यहां पर जो भी वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, i j जैसे मर्जी बदल लो। यहां पर मैंने बोला i j बदलोगे तो x बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका हिंदी का जो अर्थ है वो ये है बेटा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होगी अगर स्केलर कहलाना है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली टाइप पे बढ़ते हैं हमारी। अगली क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो जी, लेट्स मूव टू द अदर टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं इसको बेटा, ये स्टैंडर्ड है, बाकी सब मैं ऐसे ही लिख रहा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ही डिनोट करते हैं, क्वेश्चंस में अगर आई लिखा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, विच इज 1। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट एक ही हो सकता है 1, और बाकी जगहों पर 0 0। समझ गए? समझ गए? ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। कहाँ गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन? इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। ये जो x है ना, कैन चेंज विद चेंज इन i एंड j, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। जो k है ना, विल नॉट चेंज, चाहे कुछ भी i एंड j हो। ठीक है, मुद्दा समझना, क्योंकि ये कुछ कोई पूछेगा नहीं ऐसे लिख के बताओ, बस समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मुद्दा समझो। ठीक है, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेटा कुछ भी फर्क नहीं आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहीं पे लिख दूं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस ये पूरी कहानी सेम है, कांस्टेंट जो होता है ना k, वो 1 हो जाता है, बस। बाकी पूरी कहानी सेम है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, पूरी कहानी सेम रहेगी, बस ये कांस्टेंट आपका 1 हो जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो कांस्टेंट था डायगोनल एलिमेंट्स वाला, ये 1 होता है हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की ये हो गई। 3x3 की अगर बनाऊं मैं, i3 लिख दूं इसको, इसे ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, i2 i3। अगर i3 लिख दूं तो वो हो जाएगी 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये 3x3 की हो गई। अगली कहानी पे आते हैं बेटा, अगली कहानी पे आते हैं, टाइप्स कंप्लीट करते हैं अपनी फटाफट। अगली है हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। अ मैट्रिक्स विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स है जीरो। ऑर्डर वॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। एंड ऑफ डिस्कशन। अगला क्या है बेटा? इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तब इक्वल कहलाती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो, पहली बात। जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, दूसरी बात। दो ही मुद्दे हैं इक्वल मैट्रिक्स के। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल मैट्रिक्स समझते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, मान लो A बराबर B कब होगा? पहले पूरा पूरा लिखते हैं, चलो। A बराबर AIJ M/n, ठीक है जी। B बराबर BIJ
m/n। भैया आपने इसको चेंज क्यों नहीं करा, बताएं, इसको क्यों चेंज नहीं करा सर? इसको इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि ऑर्डर सेम होना जरूरी है किसी मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए। अगर मैं ये चेंज कर दूंगा, ऑर्डर चेंज हो गया तो बराबर होने की बात ही खत्म, डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सेम रखा। ठीक है जी। अब ये इक्वल कब होंगी? पहली बात तो ये तो सेम चाहिए ही चाहिए, ऑर्डर जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए, ऐसे लिख दूं फिलहाल के लिए, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बताने के लिए लिखा। दूसरा मुद्दा क्या है, ए आई जे जो हमारा है, यानी कि उसका हर एलिमेंट इस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, वो बी आई जे के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। कंडीशन है जो आई यहां लोगे वही यहीं लोगे, ये नहीं कि इधर 3 ले लिया इधर 2 लिया, भाई आई दोनों जगह सेम, जे दोनों जगह सेम, जो भी लो बराबर आने चाहिए एलिमेंट्स। इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, फॉर ऑल को ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिकली, उल्टा ए, कई जगह पे आपको दिखेगा, समझ आना चाहिए। फॉर ऑल आई कॉमा जे, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, बुक में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, तो समझ जाना। एग्जाम्पल देखना चाहोगे इक्वल मैट्रिक्स का? अरे इक्वल का मतलब एक जैसी यार, लो इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 4, क्या इनका ऑर्डर सेम है? 2x2 2x2। क्या इनका हर एलिमेंट सेम है? 1 1 2 2 3 3 4 4, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब a बराबर b, कैपिटल A बराबर कैपिटल B, ये इक्वल मैट्रिक्स है। होप फंडा आपको क्लियर हो गया बेटा, आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हो चुका है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो आई होप बेटा आपको यहां तक का सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आती हैं चीजें? इसके बाद आपके आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो वो हम लोग अगले वीडियो में पिकअप करेंगे। आई होप इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है एंड आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फाइनल रिवीजन के लिए एक बार याद रखो, मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी तरह का एरे ऑफ नंबर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नंबर्स को प्रेजेंट कर दिया, थाली पर सजा दिया, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। 2 स्क्वायर ऐसे उससे रिप्रेजेंट होता है। रोज पता होनी चाहिए क्या है मैट्रिक्स की, कॉलम पता होना चाहिए क्या है मैट्रिक्स का, आई और जे का मतलब पता होना चाहिए, आई कौन सा रो, जे कौन सा कॉलम, एम और एन का मतलब पता होना चाहिए, एम कितने रोज हैं उस मैट्रिक्स में, एन कितने कॉलम है उस मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है एम बाय एन, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे ही लिखना है। टोटल एलिमेंट्स अगर निकालने हो किसी मैट्रिक्स में तो उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3/2 है तो उसे 3/2 6 एलिमेंट्स होंगे अगर 3/2 की मैट्रिक्स है। मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको पता हो ऑर्डर क्या है तो क्या आप जनरल मैट्रिक्स बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारे फंडे आपको बहुत स्पष्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, आप कुछ ना एक आधा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है बेटा, वो कहता है, वो कहता है, बस ये देख लो फिर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। वो कहता है ए आई जे डिफाइंड है इस तरह से, आई प्लस जे, ठीक है जी, और मैट्रिक्स भी बताता है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो पूरी मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो मैं कहूंगा 2/2 की मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यू कहां तक हो सकती है? 1 से लेके 2 तक। जे की वैल्यू कहां से हो सकती है? 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये मेरे को क्लियर हो जाता है, तो ए है। ठीक है, आई प्लस जे डिफाइंड है, तो मैं इसके सारे एलिमेंट लिख लूंगा। पहले बताओ क्या क्या आई और जे के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? हो सकता है A11, A12, A21, A22, सारे कॉम्बिनेशंस लिख लो। A11 क्या होगा? ए आई जे ऐसे डिफाइंड है, तो A11 1 + 1 बराबर 2, A12 1 + 2 बराबर 3, A21 2 + 1 बराबर 3 और A22 2 + 2 बराबर 4। चारों एलिमेंट आपको मिल गए। तो जो जनरल ए मैट्रिक्स अगर आप जनरली लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे? A11 A12 लिख के दिखाया था बेटा, A21 A22। आप इन नंबर से रिलेट भी कर पा रहे होगे कौन सी रो कौन सा कॉलम। भाई फर्स्ट रो के सारे सजा दिए ऐसे, सेकंड रो के सारे सजा दिए ऐसे, 1 1 2 2, और कॉलम में भी ऐसे ही सजा दिए। अब क्या बचा? अब बेटा जो आपने एलिमेंट्स की वैल्यूज निकाली है वो लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। यानी कि A11 की वैल्यू क्या निकाली? 2, A12 की 3, A21 की 3, A22 की 4। ये आ गई जी मेरी ए मैट्रिक्स, दिस इज माय आंसर। समझ आ गया? समझ आ गया?
बेटा एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने बताया टोटल एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के 14, तो कितने तरह के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि m/n यानी कि जो ऑर्डर है उसके मल्टीप्लीकेशन से टोटल एलिमेंट्स आते हैं। अगर m/n 14 है तो कितने तरह के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है भाई। अगर ये 1 है तो इसको 14 होना पड़ेगा, 2 है तो इसको 7 होना पड़ेगा, 3 के बराबर ऐसा कोई नहीं है जो 14 आएगा तो कुछ नहीं लिख सकते, 4 में कोई नहीं लिख सकते, 5th में कोई नहीं लिख सकते, 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे 14 है, कोई भी नहीं, 6 में कोई नहीं लिख सकते, अगेन 7 है तो आपका 2 हो जाएगा, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, 11 में भी कोई नहीं, 12th में भी कोई ऐसा मल्टीप्लाई करके 12 इंटू समथिंग इज नॉट इक्वल्स टू 14, उसका सीधा आप पाओगे कि 14/1। तो ये 4 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बेटा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आपका काम क्या है, बस अपना काम समझ लो। आपको क्या करना है, एक तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, देखना है, उसके बाद अपनी किताब उठाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो उठाओ। मैं चाहता हूं जो कहानी मैंने आपको सुनाई है कृपया करके वो कहानी अपनी किताब में भी एक बार नजर कर लें। जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा उसी के नंबर आएंगे, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। कहानी किताब में पढ़ो, हर किताब में कहानी होती है सवालों से पहले, और समझो कि क्या कहानी आपको पूरी समझ आ रही है। जब कहानी समझ में आए तो यहां तक के टॉपिक्स के बेटा आप सारे सवाल लगा डालो अपनी किताब से। एनसीईआरटी मतलब ऑब्वियसली एनसीईआरटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है अप्लाइड की, और जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके सारे सवाल लगा डालो। पीवाईक्यूज कोशिश करो करने की, कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पिक करेंगे और फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में देख लेंगे कि टॉपिक पूरा करके करना है या कैसे। सो आई होप आपको ये सारे फंडे क्लियर हो गए, ये बेसिक्स थे मैट्रिसेस के। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एंड और जो रिलेटेड फंडे रह गए मैट्रिसेस में उसके। आई होप आपको मजा आया है बच्चों। तो जरूर अगर मजा आया है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, और मेरा मोटिवेशन बता देना, कमेंट में लिख देना कुछ भी फीडबैक हो वीडियो को लेके, तो अगली वीडियो में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छे से पढ़ो, गुड बाय, टेक केयर।